नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मैथ का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी कुछ एग्जाम लगे, जैसे कि बीईओ का लगा है और सीटेट का लगा हुआ है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स के लिए हम लोग मैथ का रिवीजन करने वाले हैं। ओके ना। तो वैसे तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बीईओ के बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोग सवाल लेने वाले हैं वो आज सभी अभी तक के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और काफी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ये जो रिवीजन होगा वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए आपके सामने सवाल दिया गया है, बोला गया है एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। मतलब क्या है, एक कोई टैंक था, उसमें अगर हम उसका 1/4 भाग भर देते हैं तो 135 लीटर पानी कंटेन कर लेता है। बात ये आती है कि हमें टैंक की पूरी क्षमता वही बात करनी, हमें किस पे, हमें टैंक की पूरी क्षमता पे बात करनी चाहिए। तो अगर हम ये बोले कि अगर 1/4 भरने में 135 लीटर लग जाता है तो फिर पूरा भरने में कितना लगेगा, 4 का पाई गुणा करा दो, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, मतलब कितना 540 लीटर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है, ये जो टैंक है, इसमें 540 लीटर पानी आ सकता है। आपसे ये बोला गया था कि अगर टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो टैंक में पानी कितना था, 180 लीटर का था। ये जो 180 लीटर पानी है वो कितने में से, 540 लीटर। तो भाग बताने के लिए हमें डायरेक्टली इस तरीके से करना पड़ता है, मतलब जो क्वांटिटी आपसे बोली उसे ऊपर रख दो और नीचे आप टोटल क्वांटिटी रख दो। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 त्रिक 54 होता है, मतलब 1/3 ऑप्शन में देखो है। तो देखो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया जा रहा है वो 1/3 है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके आगे वाले जो सवाल हैं इनमें किसी में भी ऑप्शन आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन जो दिया गया था वो 1/6, दूसरा दिया था 1/3, तीसरा दिया 2/3, चौथा दिया 2/5। तो जो बी ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब जरा देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में बोला गया है कि एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। तो फिर भाई हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, तो आप वैसे तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ मान के, लेकिन हम यहाँ पे मान के क्या करते हैं, हम लोग एक्स मान की तरह काम को कर लेते हैं। एक्स मान के सरल रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, जब स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स तो दो ही तरीके के होंगे, एक तो होंगे गर्ल्स और दूसरे होंगे बॉयज। क्यों, तो आपसे बोला है कि 3/5 लड़कियां, तो फिर आप x का 3/5 लड़कियां, तो बाकी के जो 2/5 बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के। तो x का 2/5 क्या है, लड़के। अब आपसे बोला गया था लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/छात्र अनुपस्थित है, मतलब एब्सेंट है। तो 2/9 भाग अनुपस्थित है लड़कियों का। तो आपसे भी ये आगे बोला गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। आपसे प्रेजेंट की कंडीशन पूछिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़कियों का 2/9 भाग अनुपस्थित है तो बाकी का जो 7/9 भाग होगा वो क्या होगा, उपस्थित होगा। और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो फिर लड़कों का जो 3/4 होगा वो क्या होगा, उपस्थित होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको दोनों को जरा देखना है कितना क्या आ रहा है। 3 से एलिमिनेट करेंगे 3 आएगा, मतलब यहाँ पे कितना 7/15 x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 से देखो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x/10। आपको ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों का, अगर कुल विद्यार्थी बोले तो फिर दोनों को जोड़ दें। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे x, तो x को हम नीचे रख देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी देखो x है, अगर हम उस x को कॉमन कर ले तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो संख्या बचेगी वो सिर्फ 7/15 प्लस 3/10 बचेगी। जल्दी से आप जरा इसका एलसीएम ले लो, 10 और 15 कितना होता है, 30 होता है। 15 दूनी 30, 2 सत्ते 14, प्लस 10 से काटोगे 3 बार, 3 त्रिक 9, तो 14 और 9 कितना 23। तो देखो भाई 23/30 ऑप्शन में कहां पे है, 23/30 देखो पहला ही ऑप्शन दिया गया है, मतलब यही आपका आंसर हो गया। कंफर्म है। चलिए देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया। अगले सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, क्या 1/4 भाग भोजन पर
और 2/3 भाग मकान की किराए पर तथा शेष आय जो है वो 630 रुपए है, अन्य सामान पे भी वो खर्च कर देता है। तो आपसे ये पूछा था, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो। आपसे मकान का किराया बोला है, मतलब मकान का जो किराया था वो 2/3 भाग था। चलिए जरा बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसा है, आपसे बोला है 1/4 भाग जो है वो भोजन पर है। जब भी कभी भी इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, आप उसकी जो फ्रैक्शंस हो उनको एक साथ में लिख लो। तो 1/4 भोजन पर और 2/3 भाग जो है वो मकान पर खर्च करता है, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ है उसको फिर बाद की बात में देखेंगे। देखो भाई, हमें जब भी कभी भी यहाँ पे संख्या कुछ ना कुछ माननी होती है तो फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग कोई एक ऐसी संख्या मानते हैं जो कि इनके हरों से कट जाए। मतलब कोई आप ऐसी संख्या माने जो कि 4 और 3 से कट जाए। तो हम मान लेते हैं कि भाई 12 है। हम मान लेते हैं कितनी है, 12। हमने मान लिया कि एक व्यक्ति जो था उसकी आय कितनी थी, 12। अब जरा सवाल जो कुछ बोलते जाए वो करते जाओ। आपसे बोला है 12 का जो 1/4 है वो भोजन पर खर्च करता है, तो फिर मतलब 3 किस पे खर्च करता है, भोजन पर। तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। आगे बोला गया था 2/3 भाग मकान के किराए पे, तो 12 का आपको कितना करना है, 2/3। तो 3 से काटो 4, 4 दूनी 8, तो 8 जो है वो किस पे खर्च करता है, मकान पर खर्च करता है। अब आगे आपसे ये चीज बोली गई थी, जो शेष है वो 630 रुपए, शेष जो है वो कितना है, 630। तो देखो भाई 8 और 3 11 खर्च हो चुका था, बचा कितना है, एक बचा है। तो एक बराबर किसके, 630 रुपए के, क्योंकि हमारे हिसाब से एक बच रहा है लेकिन सवाल के हिसाब से 630 बच रहा है। तो आपसे ये पूछा था कि उसके मकान का किराया ज्ञात करना है हमें। तो मकान का किराया कितना था, 8। तो एक बराबर 630 के, तो 8 बराबर 8 का आपको गुणा कराना है, गुणा करा दो। 8 0 का 0, 8 24 के 4 हासिल 2, 8 48 और 2 50। तो देखो भाई 5040 के इस ऑप्शन में दिया गया है। तो 5040 आप देख रहे हैं, सबसे चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वही आपके सामने आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से आप इसको, जिसको भी जो भी बच्चे इनको नोट डाउन करना चाह रहे हैं वो जल्दी से नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, अगला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। अगले सवाल पे जरा ध्यान देना और उसे आप पहले कोशिश करें करने की। सवाल में देखो क्या बोला गया, सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि संख्याएं 2 4 6 8, क्या 2 4 6 8 इस तरीके से कहां तक 98, 100 का परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा है, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अच्छा, हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का गुणा कराते हैं तो उसमें इकाई के अंक की ओर कितने शून्य प्राप्त होते हैं। ऐसा एक हमने आपको टॉपिक पढ़ाया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब जरा हम टॉपिक पे अपने आ जाते हैं भाई, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सवाल में ये था कि भाई हमें कितने शून्य मिलेंगे। आपको पता है कि जब भी कभी भी अगर शून्य बनता है, क्या जब भी कभी भी शून्य बनता है तो शून्य सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन से बन सकता है, जब आप 5 और 2 का गुणा करा देते हैं तभी क्या होता है, शून्य बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने 2 हैं। तो भाई 2 तो बहुत ज्यादा है, 2 में 1 2 है, 4 में 2 बार 2 है, 6 में 1 बार 2 है, 8 में 3 बार 2 है। तो इस तरह से हमें 100 तक तो बहुत सारे 2 मिलेंगे। तो हम करें क्या, हम 5 को जरा काउंट करेंगे। तो 5 कहां पे आएगा, 10 पे आएगा, 20 पे आएगा, 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, 50 पे आएगा, 60 पे आएगा, 70 पे आएगा, 80 पे आएगा, 90 पे आएगा और किस पे, 100 पे आएगा। बस इन्हीं जगह पे आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे भैया 5 15 25 35 45 भी तो है। नहीं भाई, ये नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि 5 15 25 35 विषम संख्या है और यहाँ पे 2 4 6 8 क्या लिए, उसने सिर्फ सम संख्याएं ली। कंफर्म है ना? तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी 5 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं लिखी है जो कि सम संख्या, और सम संख्या कौन सी होगी, जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा, ठीक है। 5 को तो हमें लेना ही नहीं है। तो देखो पहली बात, यहाँ पे हमें 5 एक बार मिलेगा, यहाँ पे हमें 5 एक बार मिलेगा, यहाँ 5 एक बार, यहाँ 5 एक बार, लेकिन यहाँ पे 5 कितने बार, 2 बार मिलेगा। क्योंकि आप 50 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 25। मतलब यहाँ पे एक बार 1 2 3 4 और 4 और 2 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 100 में भी क्या होगा, देखो 2 0 सीधे सीधे मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि टोटल कितनी बार हो गया है भाई,
12 बार मिले। कितनी बार मिले? 12। तो जब आप 2 से लेकर के 100 तक सभी सम संख्याओं का गुणा कराएंगे तो फिर आपको कितने जीरो मिल जाएंगे? 12। सी ऑप्शन देखो आपका आंसर है। अच्छा, अगर हम इसको अल्टरनेट तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख रहे हो 2 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं लेकिन सभी सम संख्याएं, तो आप ये देखोगे नंबर कितने होंगे, नंबर संख्याएं कितनी होंगी? 50। संख्याएं कितनी होंगी? 50। आप क्या करें, इसे 5 से जरा भाग करा दें। 5 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब इसी 10 को आप फिर से 5 से भाग करा दें। 5 से जब भाग कराओ कितने बार? 2 बार। तो 10 और 2 को जोड़ दोगे तो फिर 12 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ हमने यही प्रोसेस आपको वहां पर सिखा रखा है, कुछ यही प्रोसेस हमने आपको, जब हमने आपको ये नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो फिर इसी तरीके से हमने आपको समझाया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सवालों को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? चले अगला सवाल लेते हैं। हाँ, अगला सवाल आपके सामने, एक सेकंड रुकिएगा। सवाल जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो करके आए हुए हैं, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना है। देखो अब अगला सवाल क्या बोला गया? अगले सवाल में बोला गया एक 6 अंक की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल में ये भी दिया गया 6 to 5 6 to 5, तो ये कोई संख्या हो सकती है, या फिर आप कोई भी दूसरी ले सकते हैं 3 to 1 3 to 1, या फिर 819 189 189। तो कोई 3 अंकों की संख्या है, उसे रिपीट करके हमें 2 बार लिख देना है। तो बोला इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी? तो एक बात यहां पे अच्छे से समझ लो, इस तरह की अगर कोई भी संख्या होगी जो डी ऑप्शन में दिया है 1001, इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? और वैसे जो 1001 है वो 7 गुणे 11 गुणे 13 ही बनता है जाके, ठीक है, ओके ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है? देखो प्रथम 25 प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 डैश कहां तक? 25 तक। तो 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योग, अगर हम 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का योग की बात करें तो फिर आप ये बोलते हैं कि भैया n+1/2 होता है। तो अगर हम 25 तक निकालेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? 25 गुणे 26/2 करोगे, तो 2 से 26 को काटोगे कितना? 13। तो कहने का मतलब जो संख्याएं आ रही है वो 25 गुणे 13 है या फिर 5 गुणे 5 गुणे 13 है। आपसे ये पूछा था कि इनके योग का गुणज है, तो फिर भाई कोई इनका मल्टीपल जरा देख लो, 12 का गुणज है या फिर 13 का गुणज है या फिर 14 का या फिर 24 का। तो 12 का तो है नहीं क्योंकि 12 से कटता नहीं, 13 का हो सकता है क्यों? क्योंकि 13 से कट रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपने सवाल तो अच्छे से पढ़ लिया है ना? अब देखो अगले सवाल में क्या बोला गया, दो संख्याओं का योग 8 है। कोई दो संख्याएं हैं और उनका जो योगफल है वो कितना है? 8 है। और फिर बोला गया उनका गुणनफल कितना है? 15 है। उनका गुणनफल कितना है? 15 है। तो फिर आपसे ये बोला है कि भाई उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। वैसे अगर हम इनके व्युत्क्रमों के योग के बारे में डायरेक्टली बात करना चाहें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं, ठीक है? आप अगर समझ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा और मेरे ख्याल से आपको ये सवाल आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आपसे बोलेंगे ए और बी, कोई दो संख्याएं ए और बी ले ली, ए इंटू बी मतलब ए प्लस बी का मान है 8 और ए इंटू बी का मान है कितना? 15। अब हम करें क्या, आपसे बोला है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/a प्लस 1/b बोला है। ए और बी को अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए बी बनेगा और जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो जब भी कभी भी एग्जाम में इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए तो फिर आपको क्या करना है? ऊपर भाई योग रखना है और नीचे क्या करना है? गुणनफल। क्या करना है? ऊपर योग लिखना है और नीचे क्या करना है? गुणनफल। तो योग देखो भाई कितना दिया गया है? 8 दिया गया और गुणनफल देखो कितना दिया गया है? 15। तो ये जो 8/15 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 8/15। एक चीज और भी है, आप यहाँ पे संख्याएं ले सकते हो, आप यहाँ पे संख्या मान सकते हो। क्यों? क्योंकि 8 और 15 बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो आप एक काम करो, कोई दो ऐसी संख्याएं देखो जिनका योगफल 8 हो और उनका गुणनफल कितना हो? 15 हो। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो 5 गुणे 3 मिलता है। 5 गुणे 3 बराबर 15 के और 5 प्लस 3 बराबर किसके? 8 के। ठीक है, तो आपसे ये बोला था कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो फिर हमें क्या करना था भाई? 1/5 प्लस 1/3, बस सॉर्ट आउट कर लो। 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, मतलब ऊपर कितना हो जाएगा? 8/15। और एग्जाम में जब कभी इस तरीके के सवाल है तो फिर ऊपर सीधे सीधे योग बटे गुणनफल लगाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
कंफर्म हो गया ना? तो भाई 8/15 देख लो किस ऑप्शन में दिया हुआ है और उसी को हिट कर दो, ठीक है ना? चलिए भाई अब अगला सवाल लेते हैं। तो देखो 8/15 पहले ही ऑप्शन दिया गया। अगले सवाल में बोला गया एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। अच्छा देखो होता क्या है, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, शेषफल लिखते हैं। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, कुछ बार भाग जाता है और कुछ रिमाइंडर, कुछ शेषफल बच जाता है। तो कुछ यहां पे इसी तरीके का सवाल है, देखिए जरा क्या बोला गया। बोला है एक भाग के प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो जो ये होगा वो 10 टाइम्स होगा। और आपसे आगे बोला है और जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो ये जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। अब देखो आगे क्या बोला था, अगर शेषफल 46 हो, अगर शेषफल कितना हो 46 हो, 46, शेषफल कितना हो 46 हो, तो जो भाजक होगा वो पक्की बात है कितना होगा, 46 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि आपसे बोला जो भाजक था वो शेषफल का 5 गुना था, तो 46 गुणे हमने 5 कर दिया। आप 46 गुणे 5 को कैसे कर सकते हो भाई, 10/2 मतलब 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230 आएगा। 46 का गुणा आप 5 में कराओगे कितना आ जाएगा, 230। अब देखो पहले, इससे पहले जो लाइन बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो जो भागफल होगा वो भाजक का 1/10 गुना होगा, तो 230/10 कर दो, मतलब कितना, 23। आपसे ये पूछा है कि भाई भाज्य ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि जो भाज्य होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्यों, तो भाजक कितना था 230, भागफल कितना था 23 और शेषफल कितना था 46। 3 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, 0 में 6 जोड़ोगे तो इकाई स्थान पे 6 आना है, तो ए बी सी डी चारों स्थानों पे 6 ही 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 23 का 230 में गुणा करके 46 में ऐड करना है, ठीक है। तो वैसे जो भी आंसर आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर लो, इसका आंसर भी निकाल लो। आंसर निकाल के ही आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग लापरवाही कुछ ज्यादा करते हैं। अभी के लिए छोड़ दो, तो बोलोगे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तो कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन फिर हम बाद में करा लेंगे। नहीं, आप तुरंत मल्टीप्लिकेशन कराइए और तब फिर आगे बढ़िए। क्लियर है ना, हटा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगले सवाल में क्या बोला गया है, 1 सेकंड रुकिएगा, फिर से वही चीज है। देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल में आपसे ये चीज बोला गया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या, वह न्यूनतम वर्ग क्या है, क्या चीज, वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णता विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 21, 43, 44, 21, 44, 34, 21, 34, 44 और 23, 14, 44। आपसे बोला वह न्यूनतम वर्ग क्या होगा जो कि 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णता विभाजित हो जाए। क्या चीज, प्रत्येक से पूर्णता विभाजित हो जाए। अच्छा देखो भाई है क्या यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो चारों संख्याएं हैं वो इन तीनों संख्याओं से, इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन तीनों से कट रही हो, यही चीज चेक करनी है। तो फिर हम जरा 36 को देखते हैं। 36 में देखो 9 गुणे 4 आता है, क्या 9 गुणे 4, तो सभी संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। और यहाँ पे देखो जो 34 है वो नहीं कट रहा है, मतलब ये वाला तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 32 होता है वो कटता है, 34 तो कटता नहीं है, ठीक है। हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखा रखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी नहीं पढ़ा तो फिर आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। तो फिर 4 से देखो ये भाई कट रही है। अगर आप 9 से देखोगे तो 9 से यहाँ पे सभी संख्याएं कट रही होंगी, क्यों, क्योंकि 2 और 1 3, 3 4 7, 7 3 10 और 10 और 8 18, 9 से कट रही है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, 4 4 8 से 12, 12 और 3 15, 15 और 3 देखो 18, यहाँ पे कट रही। 4 4 8 से 12, 12 1 13, 13 और 5, ठीक है 18, मतलब यहाँ पे 9 से सभी कट रही है। अच्छा अब जरा हम बात करते हैं 66 में। 66 में क्या होता है, 11 गुणे 6 होता है। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं भाई 11 से, क्या
11 से जरा चेक कर लेते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 में हमने आपको सीधे सीधे ये बताया था कि आप कोई एक संख्या ले, उसमें अगला अंक छोड़ो, उसका अगला अंक लो, फिर एक अंक छोड़ो, उसका अगला अंक ले लो, तो सबको जोड़ लो। 4 3 7 और 1 8। अब फिर यहां पे ले लो 4 4 8 और 2 10। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आए वो 0 या फिर 11 या फिर 11 से कोई कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहां पे तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंतर हमें 2 मिल रहा है जो कि 11 से नहीं कटता है। अब इसमें जरा बात करते हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 9। यहां पे अब देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9 में 9 घटाओ कितना? 0। मतलब यही वाला आपका आंसर हो जाएगा अगर ये संख्या 9 11 से नहीं कटती। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 में से घटाना है 4 और 1 5, 5 2 7। तो 11 में से जैसे 7 घटाओगे तो भाई 4 बच रहा होगा जो कि 11 से नहीं कटता। तो कहने मतलब जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है ना? तो जल्दी से भाई इस फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना तो कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया ना? चलिए, किसी बच्चे ने बोल रखा था कि भैया कभी कभी आप बोर्ड के सामने ही खड़े रहते हैं और जब तक आप नोट डाउन करते करते हैं तब तक आप इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके 2 सेकंड के लिए हम बगल में हट जाते हैं ताकि आप लोग सही से पहले नोट डाउन कर लो। हाँ, वरना फिर बाद फिर ये होता है कि भैया तो हटे नहीं, ना तो हम स्क्रीन शॉट ले पाए और ना तो हम फिर नोट्स बना पाए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोला गया। अगले में आपसे बोला गया कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 3 से 5 से 8 से और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। क्या बचता है? 2 शेष बचता है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखो, पहले क्या दिए? 99999 99948। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए, उनको आप चेक कर सकते हैं। 99962 और जो चौथा दिया है 99722। अच्छा देखो, जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो फिर हमने आपसे बता रखा है कि आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को उठाएं जो सबसे बड़े हों। आपसे अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगी तो आप सबसे बड़ी संख्या उठाओ। तो जरा हम इसमें भाई 2 घटा लेते हैं। अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 7। क्या ये भाई 8 से या 12 से कटेगा? 8 से या 12 से की तो बात बाकी है, पहले ये देख लो 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। मतलब ये वाला जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब इन चारों की बात, इन तीनों की बात आती है। अच्छा देखो जरा भाई, हम क्या कर लेते हैं, हम जरा इन सभी में 2 2 घटा लें। तो 2 घटाएंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा? 6। यहाँ पे 2 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 घटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। अच्छा एक बात देखो भाई, 46 जो है वो क्या 4 से कटता है? नहीं कटेगा। 8 में देखो 4 आएगा तो 4 से अगर 46 में भाग कराओगे तो नहीं कटेगा। 44 कटेगा, 48 कटेगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। अब बात आती है इन दोनों की। अब बात किसकी आती है? इन दोनों की आती है। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि भाई ये संख्याएं जो है वो कट रही कि नहीं, क्योंकि 20 जो है वो 4 से कटता है, 60 जो है वो भी क्या है? 4 से कटता है। तो फिर अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग जरा 5 से है, 3 से है, 8 से, 12 से, इनसे जरा चेक करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे शायद इन दोनों में से दोनों संख्या को तो कट रही हो, तो आप बड़ी वाली संख्या चेक करें। 3 से देखो कट रही है, 9 9 9 6 कट रही है। 5 से चेक करोगे, इकाई के स्थान पे 0 कट रही है। 8 से अब चेक करोगे तो 8 से हमें क्या करना है? 8 से सिर्फ इकाई के 3 अंक चेक करने। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कट रहा है। 12 से अगर चेक करना तो 12 से आपको क्या करना है भाई? 4 और 3 से चेक करोगे तो 4 से कट रही, 3 से कट रही। उसी तरीके से अगर आप चौथे ऑप्शन को भी देखोगे तो चौथे ऑप्शन में भी चारों संख्याओं से कट रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़ी संख्या मतलब हम तीसरा ऑप्शन देंगे, ठीक है। कुछ मूर्ख बच्चे थे, यूपीटीईटी के एग्जाम में इसी तरीके का एक सवाल आया हुआ था, तो उसमें दोनों ऑप्शन थे, मतलब दोनों संख्याएं कट रही थी, लेकिन उन बच्चों ने क्या किया? उठा करके प्रश्न पे रेट लगा दी। क्या किया उन्होंने? प्रश्न पे रेट लगा दी कि भाई ये जो सवाल है इसमें 2 2 ऑप्शन सही है। तो फिर बताओ, फिर न्यायालय को उनको समझाना पड़ा था कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपको ये चीज नहीं पता है कि इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ठीक है। वैसे रेट डाल देते तो उसके बेसिस पे उन्हें तो सिर्फ से भर्ती फंसाने को लिए चाहिए, ठीक है। तो अपने यहाँ से संस्थान से काफी कुछ बच्चे इस बार एग्जाम को क्लियर किए हुए, लेकिन वो बेचारे ज्वाइनिंग के लिए फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो काउंसलिंग पहले दिन कराए थे, दूसरे दिन वाले में फिर जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्टे ही लग गया था।
चलिए देखिए अगला सवाल। देखो भाई, अब क्या किया जाए, जो चीजें हैं उनको फेस करना ही पड़ेगा और उनको अपनी नौकरी से थोड़े दिन और दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो कितना भी दूर रहेंगे, वो काफी अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तो उनको नौकरी से ज्यादा दिन तक दूर रखा नहीं जा सकता है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोला गया। अगले सवाल में बोला गया कि दो संख्याओं का योग 36 है। तो दो संख्याएं थी, उनका जो योगफल है वो कितना है, 36 है। और फिर बोला गया था कि उनका जो माशा और लाशा है, उनका एलसीएम और एचसीएफ वो दिया गया 105 तथा 3 है। आपसे बोला है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो अभी अभी हमने आपसे बताया था कि जब भी कभी भी हम दो संख्याओं का योगफल दिया हो और अगर उनका गुणनफल दिया हो, तो जो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होता है वो क्या होता है, योग बटे गुणनफल होता है। तो देखो भाई हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, योग तो भाई 36 दिया है, लेकिन गुणनफल कितना है, गुणनफल हमें देखो निकालना है। गुणनफल हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल, मतलब पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम देखो 105 और एचसीएफ देखो 3 है, तो इन दोनों का अगर हम गुणा करा देंगे तो वही हमारे सामने गुणनफल निकल के आ जाएगा। कंफर्म है। 3 से जरा एलिमिनेट करो, तो 3 से काटो कितने बार, 12 बार। अभी देखो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटो 3 3 9, 1 3 5 15। मतलब ये कि जो 4/35 आ रहा होगा यही आपके सामने आंसर हो जाएगा। कितना, 4/35। तो देखो 4/35 जो है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, हटा दें। चलिए अगला सवाल लें और उस पर जरा देखते हैं क्या है। अब देखो अगला सवाल जो है वो एक तरह से परसेंटेज टॉपिक से लिया गया। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ये यूपी के एग्जाम मान लो या फिर जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और ब्याज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अब जो ये आपके सामने आया है सवाल, इसमें क्या है, इसमें परसेंटेज दिया है। तो चलो भाई परसेंटेज को सॉर्ट आउट करते हैं। बोला गया यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं को दर्शाता है, मतलब क्या है, 1% जो है वो 100 आधार बिंदु दिखा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत सारे आधार बिंदु बने हुए हैं। ठीक है, जैसा आपके सामने अभी फेसबुक पे एक क्वेश्चन अपलोड किया गया था जिसमें कुछ इस तरीके से आधार बिंदु दिए गए हुए थे। ठीक है, उनके बीच के आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो वो आधार बिंदुओं के हिसाब से, मतलब मापनी के हिसाब से हमें बतानी थी। अब यहां पे देखो जरा सवाल में क्या है, आपसे बोल रहा है तो कितने आधार बिंदु 62.5 से 82.5% अधिक है। मतलब ये है कि यहां से लेके ये 82.5 जो है वो 62.5 से कितना अधिक है। तो पहली बात तो भाई 20% अधिक है, लेकिन 20% कितने बिंदुओं के बराबर है, तो 1% अगर 100 के, तो फिर 20% गुणा करा दो भाई, 20 गुणे 100, और 20 गुणे 100 मतलब कितना, 2000। तो देखो भाई जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही आपके सामने आंसर है। कंफर्म है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब देखो भाई अगले सवाल में क्या बोला है। अगला सवाल आपसे कुछ ऐसा बोला है कि भाई यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो फिर a b c के बीच में आपसे अनुपात पूछा है। किसके बीच में अनुपात पूछा है, a b और c के बीच में अनुपात आपसे पूछा है। तो चलिए भाई जरा देखिए क्या करना है हमें। देखो भाई 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, दशमलव हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे, 25 से काटोगे 4 और c/5 है। जैसे कि कभी भी अगर सपोज कर लो a/1 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/3 हो, तो आप a b और c के बीच में जो अनुपात बताएंगे वो यही होगा, 1:2:3, यही अनुपात होगा। लेकिन है क्या, अब यहां पे हमें देखो 3 ऊपर है, तो हम क्या करें, इस 3 को नीचे ले आए, मतलब 10/3। b के नीचे क्या है 4, c के नीचे क्या है 5। तो अगर हम a b और c के बीच में अनुपात बता दें तो फिर देखो कितना मिलेगा, 10/3 अनुपात, यहां पे कितना 4 अनुपात, यहां पे कितना 5। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी कभी भी आप अनुपात लिखेंगे तो अनुपातों को कभी भी हम अंश बटे हर में नहीं लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहां से 3 हटाना है। अगर 3 हटाना है तो आप एक काम करिए, 3 का यहां भी गुणा, 3 का यहां भी गुणा, 3 का यहां भी गुणा। और हमने आपको ये चीज हमेशा सिखाई है क्लास में कि जब भी कभी भी अनुपात दिए हो तो अनुपातों में हम किसी भी संख्या का गुणा या भाग कराने में स्वतंत्र है।
हम क्या कर सकते हैं, अनुपातों में किसी भी संख्या का, जिस संख्या का गुणा कराने का मन हो उसका करा दो, 10 का कराने का मन है 10 का करा दो, 5 का कराने का 5 का करा दो, 100 का कराने का 100 का करा दो। लेकिन अभी हमें 3 को हटाना है तो हम 3 का या फिर 6 का गुणा कराएं। तो 3 से काटोगे तो देखो 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15। तो कहने का मतलब जो अनुपात आ रहा होगा वो 10:12:15 आ रहा होगा। तो देखो भाई जो चौथा ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है। अगले सवाल में देखो दिया है कि जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब एक ये तो फिर ये कितना 6। तो आपसे ये पूछा है जो Q है वो P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो देखो भाई कितना छोटा है 5, कहां से 6 से, और प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा और 100 का भाग। तो जो 100 का भाग होगा वही प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 5 का गुणा 100 में करा लो तो 500/6, 6 से अब बस भाग कराना है। तो देखो भाई कितना 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48, तो 8 बार जा रहा है। तो जरा ऑप्शन में जाओ, पहला दिया 50, 50 में पहला जो अंक दिया वो क्या है 5, मतलब 5 नहीं होगा कि जिस ऑप्शन में पहले वाले प्लेस पे 8 होगा वही आंसर होगा। तो देखो भाई 83.33 जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है ना। तो पूरा हमें शॉर्ट आउट ही नहीं करना है, सीधे सीधे बस भाग करा करके पहला डिजिट बस देख लो क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग आंसर बता देंगे। कंफर्म है ना। और कोशिश यही करिए कि हमें कैलकुलेशन जितना कम से कम करना पड़े वही अच्छा है। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन कम से कम करना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ में अच्छे से जुड़ करके काम करना होगा। अब देखो भाई अगला सवाल क्या बोला गया। सवाल में बोला गया है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कोई संख्या कितनी थी 100 थी। अगर पहले 20% बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो संख्या हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। और फिर बोला है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, तो फिर एक बार फिर से भाई 20% बढ़ाया जाता है। तो 120 का जो 10% होता है वो 12 होता है और 10% फिर से तो भाई 24 हो जाएगा। तो फिर 120 से 24 ऐड कर दोगे तो फिर कितना हो जाएगा 144। आपसे बोला गया है कि बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। हमसे ये बोला है कि ये जो 144 पहुंच गया है, हमें अगर इसको फिर से 100 तक लेके जाना है तो कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो कितना कम करना है 44 कम करना है। अच्छा, ये जो हम 44 कम कर रहे हैं वो कहां से कम कर रहे हैं 100 से कि 144 से। 144 से कम कर रहे हैं तो 144 नीचे आएगा। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा। 4 से भाई कट रहा है, 4 से काट दो, 4 से काटोगे कितना 11, और ये 4 से कट रहा है ना, हाँ कट रहा है। तो 4 से काटोगे 4 तिया 12, 2 बचे 4 6 24। ओके, अब देखो भाई क्या है 2 से काट लो तो 2 से 4 से कट रहा है ना, 4 से काटोगे 9 बार, 4 से काट दोगे 25 बार। तो 25 गुणे 11 कितना 225 और एक सेकंड 275, 275/9%। तो 9 से हमें जरा भाग कराना है भाई, भाग कराओ। 9 त्रिक 27, कितना 9 त्रिक 27। अब जरा यहीं पे चारों ऑप्शन देख डालो। ए ऑप्शन में 3 दिया है मतलब ये हो सकता है, बी ऑप्शन में 1 दिया है नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन में 4 दिया है नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन में 4 दिया है मतलब नहीं हो सकता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वही आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गई बात। चलो भाई जो कुछ नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं और अगले सवाल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना। देखो अब आपके सामने अगला सवाल क्या बोला गया। अगले सवाल में आपसे कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं। कितने हैं 1000 लड़के हैं तथा 800 लड़कियां हैं। देखो यहाँ पे भेदभाव हो गया, हाँ लड़कियों को कम कराया और लड़कों को ज्यादा दे दिया। 1000 भाई लड़के थे और लड़कियां कितनी थी 800 गर्ल्स थी। आगे देखते हैं क्या बोला है। बोला है अगर 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो फिर अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। आपसे कुछ ये पूछा गया। अच्छा 60% लड़के पास होते हैं ना, तो 40% तो फेल हुए होंगे। तो 1000 का जैसे ही आप 40% निकालेंगे तो फिर तुरंत कितना आ जाएगा भाई 400 आ जाएगा। मतलब क्या है 400 लड़के जो हैं वो क्या हुए फेल हुए। और आपसे इसी तरह से गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स का जो 50% है वो पास होता है, तो जो 50% होगा वो क्या होगा फेल। तो 800 का आप 50% अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 400। मतलब लड़कियां भी कितनी 400 ही फेल हुई हैं। तो टोटल कितनी फेल हुई है भाई 800 फेल हुए हैं कहां से 1800 से। प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा। 2 जीरो देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 9 बार, तो यहां पे देखो भाई 400/9% होगा।
तो अब सारे इसके जो ऑप्शन दिए वो 46, 44, 48, 49 दिए। भाई 4 से जरा 9 से भाग करा लेते हैं। 9 चौकी 36, 4 बचेगा और 9 चौकी फिर से 36, मतलब जो आंसर होगा वो 44 दशमलव समथिंग होगा। तो देखो जरा सी ऑप्शन जो दिया है वो 44.4% दिया है। कितना दिया है? 44.4%। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई है ना? तो हमें पूरा भाग नहीं कराना है, अगर भाग कराएंगे तो फिर भागते ही जाएंगे। हाँ, तो भाग कराने से हम लोग क्या करें? बचे। वैसे भी तुम लोग काफी शैतान लोग हो, भाग कराना। अभी एक बच्चा है, ठीक है, तो इस टाइम हम काफी कुछ फ्री हुए थे, तो फिर अपने छोटे भाई को थोड़ा सा टाइम देना होता था। तो वो करता क्या था, जब डेसिमल वाले जब मल्टीप्लिकेशन आ जाते थे तो मेरे को पकड़ा देता था, बोलता था कि ये हमें नहीं आ रहा तो ये आप बता दो। तो फिर हमें क्या करना था, हमें उस क्वेश्चन को बताना होता था। तो फिर ये बोलता था मल्टीप्लिकेशन भी करा दो, ठीक है। और आपको तो पता है मल्टीप्लिकेशन हम कराते ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जितना भी कराना हो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस एंड सर्ट्स वगैरह, जितना जो कुछ सॉर्ट आउट कराना वो करा लो, लेकिन जिस दिन से परसेंटेज स्टार्ट हो गया उस दिन से कैलकुलेशन आपकी और कॉन्सेप्ट मेरा, ठीक है। यही चलने लगता है। आप लोग जो हमसे जुड़े हुए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। चलिए, यहाँ पे भी हमें काफी कुछ कंप्लीट करना पड़ता है सवाल को। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे, ठीक है, आपके लिए। देखो अगले सवाल में क्या बोला है, बोला गया है कि 2500 लोगों में से सिर्फ 60% लोग बचत कर पाते हैं। अच्छा भाई, मतलब क्या है? तो 2500 का आप पहले 60% निकाल लें। तो 2500 का 60%, 2500 का आप 60% को ऐसे निकाल सकते हैं। 2500 का 10% कितना हो रहा है? 250। 250 को गुणा हम 6 में करते हैं, तो 25 गुणे 6 मतलब 15, ठीक है। तो देखो भाई, 2 जीरो से ये देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से हम कराएंगे तो फिर 25 गुणे 6 कितना होता है? 150, और 1 जीरो लगा था ये, मतलब ये 1500 ऐसे लोग हैं जो कि बचत कर पाते हैं। अब जरा आगे बोलो, बोला है अगर 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा जो बाकी के बचे हैं वो शेयर बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या हमें बतानी है। तो 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं। एक डी जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ा दिया है 1250, तो ये एक बात होता है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वेल चलो हम लोग जरा सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, अच्छा, जो 30% है वो बैंक में जॉब करते हैं या फिर बैंक में बचत करते हैं, और 32% जो लोग हैं वो डाकघर में। तो 30 और 32 टोटल कितना हो जाएगा? 62%। कितना? 62% जो है वो अलग अलग जगह बचत करते हैं। तो 62 में से अब कितना बचा? 70, 30 और कितना 38% बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 38% लोग हैं वो शेयर में बचत करते हैं। तो आपसे यही पूछा है शेयर धारकों की संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, 1500 का ही 38% निकाल दें। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30/2। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30/2, और 2 से आप काट दो कितना? 19 बार 570। तो देखो भाई, जो बी ऑप्शन दिया गया है उसमें कितना है? 570 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? अरे भाई, 30% और 32% अलग अलग जगह काम कर रहे थे, मतलब 62% अलग जगह, तो बाकी के कितने? 38%। तो 38% कहां काम करेंगे? जहां पे शेयर वगैरह वाले काम हो रहे हैं। तो सॉरी, 38% कहां पे बचत करेंगे? कहां पे? शेयर में। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली 1500 का 38% निकाल दिया। तो 1500 का 38% निकालेंगे, कितना आ रहा होगा? 570 आ रहा होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है? सवाल देखो अब अगला, चुनाव वगैरह वाले सवाल आपके सामने सभी कराए गए हैं, ठीक है। जब आपने परसेंटेज पढ़ा था तो परसेंटेज में हमने वहां पे एक अलग सीरीज चलाई थी। कौन सी? चुनाव संबंधी प्रश्न। शायद एक क्लास में हमने 35-40 मिनट की क्लास में सभी तरह के जितने भी क्वेश्चन चुनाव से बन सकते थे वो हमने कराए हैं। अगर आपको चुनाव वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो परसेंटेज को एक बार अच्छे से वॉच करें जाके, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है भाई। जब भी कभी भी मैथ में सवाल बोला जाता है तो 2 ही उम्मीदवार होते हैं, और जब हमारे यहाँ इलेक्शन एक्चुअल में होता है तो वहां पे 2 नहीं 20 होते हैं, ठीक है। तो बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए। एक को कितने? 38%, और दूसरे को कितने प्राप्त होंगे भाई? 62%। जाहिर सी बात है, बाकी के जो वोट होंगे वो दूसरे वाले को। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन है। 62% वाला जीत गया, 38% वाला क्या? वो हार गया।
देखो सवाल में आगे क्या बोला है और मैं 7200 वोटों से हार गया। तो जिसको 38% मिले थे वो 7200 वोटों से हार गया। तो आपसे पूछा है तो वैध वोटों की संख्या या फिर टोटल जो वोट है वो आपसे पूछे गए। अच्छा देखो 62 और 38 के बीच का जरा डिफरेंस बताओ। 38 तो 40 20 मतलब कितना 24 का डिफरेंस है। हमारे हिसाब से कितने 24 वोटों से हारा है, 24% वोटों से हारा है हमारे हिसाब से 24%। लेकिन सवाल के हिसाब से 7200 वोटों से हारा है। तो 24 बराबर 7200 के, तो एक बराबर 300 के। 24 तिया कितना 72 होता है, एक बराबर 300 के। हमसे ये बोला है कि भाई टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट 100% होते हैं। अगर 100% निकालना तो 100 का इधर गुणा 100 का इधर गुणा, मतलब दो दो जीरो कम से कम चिपका दो दोनों तरफ। तो जैसे ही हमने चिपका दिए तो देखो भाई 30,000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। देखो डी ऑप्शन चुपचाप दिया हुआ 30,000, यही आपको टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ो भाई। अच्छा सा सवाल आया हुआ है, ठीक है, और एग्जाम में आ भी चुका है, एसएससी वगैरह में तो 2-3 बार देखने को मिला हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा सा सवाल दिया है। बोला है ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अच्छा सबसे पहली बात ये आती है जैसे कि ताजे फल हो, ठीक है, तो जैसे कि आम सपोज कर लो हम लेके आए, तो आम हमने क्या किया, जैसे ही बगीचे से हम तोड़ के लाए थे तो तुरंत हम उसका अगर जूस बना ले आके, तो क्या होगा, उसका जो रस होगा वो काफी अच्छा कुछ निकलेगा। क्यों, मतलब ये है कि रस काफी निकल आएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो हम ये चीज कर ले कि हम आम को तोड़ के लाए, उसके बाद फिर 3 दिन के लिए हम जरा छत पे पड़ा रहने दें, क्या कर दे 3 दिन के लिए हम अगर छत पे पड़ा रहने दें, तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा सूख जाएगा ना, बिल्कुल मतलब लूज लूज सा ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, वो तो वहीं रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर का पानी होगा वो धीरे धीरे क्या होना, उड़ने लगेगा, मतलब कम होने लगेगा, ठीक है, वो सूख जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बात है कि भाई जब भी कभी भी आप अगर किसी भी तरह के फल को अगर सूखने के लिए रख दें तो ध्यान रखिएगा उससे पानी कम होता है। क्या कम होता है, पानी। कभी भी उसका जो पल्प होगा, गूदा होगा, वो कम नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी है। बोला ताजे फल में, तो अगर हम बात करें फ्रेश फ्रूट के बारे में, अगर हम ताजे फलों के बारे में बात करें तो वहां पे ये बोला है कि 68% पानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 68% वाटर है तो जो गूदा होगा, मतलब जो पल्प होगा, वो कितना होगा भाई, 32%। 32% क्या होगा, पल्प होगा। तो अगर हम 68% की अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 17/25। फ्रैक्शन आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, 68/100, तो 4 से काटोगे 17 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो 17/100 क्या 17/25 क्या होगा, वाटर होगा। 17/25 क्या होगा, वाटर होगा। अब आगे जरा देखो भाई, आगे क्या बोला गया, आगे आपसे ये चीज बोला है कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जाते हैं, किसमें, 100 किलोग्राम में से। और ये बोला था कि सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में कितना है, 20% पानी है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स में 20% क्या है, पानी है। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, 1/5। अब जरा यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 17 क्या है, वाटर है, तो बाकी का जो 25 में से 17 25 में से 17 क्या है, वाटर है, तो बाकी का जो 8 बचेगा वो क्या होगा, पल्प। तभी तो भाई टोटल क्या होगा, 25 होगा। इसी तरह से यहां पे अगर ड्राई फ्रूट के बारे में बात करेंगे तो एक क्या है, वाटर है, तो बाकी का जो 4 होगा वो क्या होगा, पल्प होगा। आपको ये चीज पता है क्या कि भाई पल्प कहीं भी नहीं जाता है, पल्प कहीं जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अगर आप 2 का गुणा इधर कराओगे तो 2 का गुणा इधर भी तो होगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 4 दूनी कितना 8, ठीक है। अच्छा देखो पहले जब फ्रेश फ्रूट अगर कितने होते, 17 + 8 25, अगर 25 यूनिट उसका भार होता, तो जो ड्राई फ्रूट का भार होता वो 8 और 2 कितना होता, 10 होता, ठीक है। अगर ये 25 किलोग्राम होंगे तो फिर ये कितना होगा, 10 किलोग्राम होगा। लेकिन आपसे ये बोला गया ये 25 किलोग्राम ना होकर के 100 किलोग्राम है, कितने हैं, 100 किलोग्राम। तो 25 बराबर 100 के, तो 1 बराबर किसके, 4 किलोग्राम के, और 1 बराबर 4 किलो, 10 बराबर किसके, 40 किलोग्राम के। तो जो भी देखो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है वही आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो चले अगला सवाल ले और अगले सवाल को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
देखो सवाल बोला गया कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर, क्या 1040 रुपए में बेचने पर, तो एसपी जो दिया जा रहा है वो 1040 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है? 4% का। बोल रहा है वह अगर इसे 950 रुपए में बेचे, दूसरी कंडीशन बोल दिया कि वह अगर इसे कितने में बेचे, 950 रुपए में बेचे, तो फिर आपसे क्या कहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, कुछ ये सवाल बोला है। अच्छा देखो, हमें जब भी कभी भी हानि या लाभ होता है, हमें कभी भी जब भी कभी भी अगर हानि या लाभ होगी तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकती है भाई, सीपी के केस पे। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है तब तो हम उस पे लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 104। कितना? 104। 104 से आप काटोगे तो ये 10 बार, 10 का गुणा 100 में कराओगे तो कितना सीपी आ जाएगा? 1000। मतलब 1000 वाली चीज को हम कितने में बेचने जा रहे हैं? 950 में। तो हमें हानि हो रही है ना, कितनी की हानि हो रही है? 50 की हानि हो रही है। ये जो 50 की हानि होगी, जो हानि होती है वो किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1000। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा 100 का भाग, जो भाग होगा वो प्रतिशत के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो 3 जीरो देखो भाई, 3 जीरो कैंसिल होगा, तो ये जो 5% आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है, अगर उसी वस्तु को अगर वो 950 में बेचे तो फिर कितने की हानि हो जाएगी? 5% की हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी? 5% की हानि। तो देखो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है। चलिए इसको हटा दें और फिर अगले सवाल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी हैं तो उन पे जरा हमें बात करनी है, ठीक है। आज की क्लास में हम ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे कल मिलेंगे तो फिर मोस्टली क्वेश्चंस को हम करा देंगे, ठीक है, चाहे तो क्लास आपके लिए ज्यादा बड़ी हमें लेनी पड़े। हाँ देखो सवाल में क्या बोला गया, बोला गया एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। सपोज कर लेते हैं अगर उसने किताब कितने में खरीदी होती है? 100 की। अगर किताब का सीपी 100 होता तो जैसे वो अगर 10% की हानि पर बेचता तो जाहिर सी बात है 90 की बिक जाती। लेकिन आपसे बोला गया यदि वह किताब को 108 रुपए अधिक में बेचता, तो मतलब ये है जो 90 की थी अगर उसको 108 रुपए अधिक में बेचता। ध्यान रखिएगा आपसे बोला है कि 108 रुपए में, और यहाँ पे जो 100 और 90 है ये यूनिट है, ये हमने मान के रखा। हमारी मानी गई वैल्यू में कभी भी ये दी गई वैल्यू कभी भी जुड़ती या घटती नहीं है। तो कहने मतलब ये जो दूसरा एसपी होगा वो पक्का है 108 रुपए ज्यादा होगा, ठीक है। तो आगे देखो क्या बोला है, 108 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। मतलब जो 100 वाली चीज है वो कितने की जाएगी? 110 की जानी चाहिए। तो अच्छा एक बात बताओ, पहले 90 की बिक रही थी, अब 110 की बिक रही है, तो हमारे हिसाब से कितने ज्यादा की बिक रही है? 20 की। लेकिन सवाल कितना बोल रहा है? 108 की। सवाल कितना बोल रहा है? 108 की। तो आपसे ये पूछा था तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब 100, तो 20 में अगर हम 5 का गुणा करा देंगे 100 पहुंच जाएंगे। तो 108 में भी आप क्या करो? 5 का गुणा करा दो, तो 100 पंचे 500, 8 पंचे 40, मतलब 540 रुपए क्या आ जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वही आपके सामने आपका आंसर है। कंफर्म है ना? बात समझ में आ गई? अगला देखो, अगले में बोला गया राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। तो राम क्या कर रहा था? राम भाई 14% सेव कर ले। इस सवाल को हम हटा देते हैं, ठीक है, फिर हम अच्छे से समझ लें। हाँ बोर्ड तो इतना बड़ा है लेकिन उसके बावजूद हम लोग को बोर्ड की कमी पड़ी रहती। क्यों? क्योंकि हम तो इधर तो भाई शॉर्ट आउट ही नहीं करते हैं, सिर्फ उसे इतने में ही जो कुछ करना वो कर ले। और यहां पे आपका सवाल आता है, देखो भाई क्या है, बोला है राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। तो जो राम है वो 14% बचत करता है। और दूसरा क्या था? दूसरा है श्याम, SHYAM, ठीक है, हम तो श्याम की स्पेलिंग भूल जाए। हाँ तो श्याम क्या है भाई? 22% बचत करता है। बोला यदि दोनों को बराबर बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है। श्याम कितने बचत करता है? 1540 रुपए बचत करता है, ठीक है। तो राम कितना बचत करता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा जरा एक बार फिर से जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल में बोला गया था कि ये 14% बचत करता है, ये 22% बचत करता है। फिर बोला यदि दोनों को बराबर बराबर वेतन मिलता हो
अगर बराबर बराबर वेतन मिलता हो मतलब ये है कि हम 100% मान सकते हैं। कितना? 100% और 100% मान सकते हैं, ठीक है। और 100% हमें लेना ही होगा, क्यों? क्योंकि 22% बचत करता है। अच्छा देखो, 22 बराबर किसके? 1540 के। तो हम जरा 100 बराबर निकाल लें, तो जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इंटू 1540, ठीक है। तो देखो भाई, 2 से 22 से डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। तो 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 4 11 चौके 44, और 2 से काट दोगे 70। मतलब ये है कि जो 100% की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी? 7000। तो श्याम का जो वेतन था वो कितना है? 7000। आपसे सवाल में बोला गया था कि राम और श्याम की जो वेतन है वो आपस में बराबर है, तो अगर ये 7000 कमाता तो ये भी कितना? 7000 रुपए कमाएगा। आपसे शायद राम की बचत पूछी है। क्या पूछा है? राम की बचत पूछी गई है। हाँ, राम कितना बचाता है, तो फिर आपको क्या करना है? 7000 का 14% ही बस निकाल दो। 2 जीरो कट जाएगा, 14 का गुणा 7 में करा लो। आ गया बात समझ में? ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन मत कराने के लिए बोल देना कि मल्टीप्लीकेशन कराओ, ठीक है। वैसे जो आपका आंसर है वो बताओ कि कौन सा होगा, ए होगा कि डी होगा? क्यों? तो आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को क्लिक करके भेजना है, ठीक है, कि पहला ऑप्शन है कि तीसरा ऑप्शन है। अगला देखो सवाल क्या दिया है। अगले में बोला गया यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार मतलब मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से कहां तक? 5 बजे शाम तक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। अच्छा देखो, आप पहले जरा 1 घंटे, 1 दिन की बात करें। 1 दिन में कितने घंटे आपको रुकना पड़ता है? तो 9 से 5 बजे के बीच में मतलब 8 घंटे, क्योंकि 9 बजे से 12 बजे तक जाओगे तो फिर आपको 3 घंटे रुकना होगा, और 12 से जब 5 जाओगे तो फिर 5 घंटे और रुकना होगा। मतलब ये है कि जो वो बंदा है उसे 8 घंटे 1 दिन में रुकना होता है, लेकिन उसे मंडे से लेके फ्राइडे तक ही तो रुकना है, तो सैटरडे संडे को रुकना नहीं है। मतलब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन रुकना है। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे रुक रहा है 1 दिन में, तो 5 दिन में कितना रुकेगा? 40 घंटे रुकेगा, मतलब 8 गुणे 5। अच्छा एक बात बताओ भाई, टोटल 7 दिनों में घंटे होते हैं कितने? तो 24 गुणे 7 होंगे, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में 7 गुणे 24। तो हमें आपसे ये बोलना था, हमें आपको ये बताना था कि कितने प्रतिशत घंटे, कितने प्रतिशत समय वो वहां ऑफिस में ही व्यतीत करता है। तो भाई एलिमिनेट कर दो, 8 3 24 और 5 से काटोगे 500 और 7 3 21%, ठीक है। तो 500 और 21 में आप कोई भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो कहने का मतलब क्या है? हमें भाग कराना होगा, और भाग कराना होगा तो फिर आप भाग करा के जरा चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। 21 दूनी 42, तो कहने का मतलब जो सी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 21 तिया जाओगे, बी या फिर सी में से कोई होगा। कौन सा? बी या फिर सी में से कोई होगा, तो भाग अब आपको करा के चेक करना है, ठीक है। तो डिवीजन जरूर करा लीजिएगा। 21 दूनी 42 हो रहा है, और करा ही देते हैं। हाँ, 21 दूनी 42, 8 बचेगा और 80 हो जाएगा, तो फिर कितना? 21 चौके 84 होता है, मतलब 3 बार जाएगा, तो 23.81 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब जब क्लियर है तो इसको भी हटा दें, ठीक है। 24 क्वेश्चंस आज की क्लास में अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास का 25 एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये दिए, अभी एक अनाउंसमेंट होने वाली है, उसके लिए जरूर बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला सवाल बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। सपोज कर लेते हैं हम वो जो आदमी था वो 100% भाई कमाता था, मतलब ये उसकी इनकम थी, ठीक है। अब बोला गया कि 15% क्या करता है? खर्च करता है। तो 15% खर्च करता है मतलब 15 एक्सपेंस करेगा, ठीक है। तो बाकी का जो 85% होगा वो क्या करेगा? सेव कर लेगा। अगर 100% कमाता होता तो 15% खर्च करेगा और 85% बचा देगा। तो आपसे बोला तो उसका खर्च 75 रुपए हो, तथा उसका खर्च कितना हो? 75 रुपए। हमारे हिसाब से 15 क्वेश्चन के हिसाब से 75, तो 15 बराबर 75 के, तो 1% बराबर किसके? 5 के। मतलब हमारा जो 1 है वो क्वेश्चन के 5 के बराबर है। आपसे बोला है तो उसकी आय क्या होगी? तो इनकम कितनी थी? 100, तो 1 बराबर 5 के, तो 100 बराबर किसके? 500 के। तो यहाँ पे जो देखो सी ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन जो दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आज आपने जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ा होगा वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी भी जो भी टॉपिक्स बचे हुए, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी सीरीज है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा,
ओके, तो ये जो क्लास होगी ये आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगी और साथ ही साथ इसको यूट्यूब पे भी आप देख सकेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।